हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रामेश्वर तिवारी, लेक्चरर, सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का पार्ट 3 इसको देखेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सेल साइकिल और माइटोसिस सेल डिवीजन, सेकंड में माइटोसिस सेल डिवीजन और अब थर्ड पार्ट के अंतर्गत मियासिस सेल डिवीजन, जिसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, न्यूनकारी विभाजन, जो भी कहें, तो ये पढ़ेंगे हम लोग इसके अंतर्गत। तो अर्धसूत्री विभाजन या जो न्यूनकारी विभाजन जिसको हम कह रहे हैं, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए, इसको पहले परिभाषित कर लें। आप जानते हैं कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, उन्हीं से वृद्धि विकास होता है और उन्हीं से जनन की भी प्रक्रियाएं, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, वो भी उसी से कंप्लीट होती है। मियासिस सेल डिवीजन जो है या रिडक्शन डिवीजन, ध्यान रखें, इसमें वन पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है। 4 डॉटर सेल्स का निर्माण बनेगी और उन जो 4 डॉटर सेल्स बनेगी, आप स्प्रिंग कह लें, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएगा। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन डिवीजन है, सेल डिवीजन है, मियासिस सेल डिवीजन, इस प्रकार का डिवीजन होता है कहाँ पर? रिप्रोडक्टिव सेल्स में, जनरेटिव सेल्स में, जो भी कहें रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी जो जनन कोशिकाएं हैं। जैसे ह्यूमन में टेस्टिस एंड ओवरी गैमिट बनाने के लिए, गैमिट फॉर्मेशन के लिए होता है। फ्लावर को ले लीजिए, एंथर में उसके होगा, ध्यान रखेंगे। तो वहां पर इस तरीके के डिवीजन देखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करना है, आधा करना है, आधा क्रोमोसोम करना है, इसलिए इस प्रकार का विभाजन देखने के लिए वहां मिलता है। तो मियासिस सेल डिवीजन वह सेल डिवीजन है, ध्यान रखेंगे, ऐसा कोशिका विभाजन जो कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में वन पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। ये क्लियर हो। सबसे पहले साइंटिस्ट है, ध्यान रखेंगे, वाइसमैन या वीजमैन जो कह लीजिए, इसने डिस्कवर किया, इसने सबसे पहले मियासिस सेल डिवीजन को देखा। देन स्ट्रासबर्गर आए, स्ट्रासबर्गर, इन्होंने, ध्यान रखना, जो मियासिस सेल डिवीजन है, मियासिस सेल डिवीजन का इन्होंने डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन किया, विस्तृत इसका कह लीजिए कि इन्होंने वर्णन किया, जानकारी दी। और फार्मर एंड मूरे, ये साइंटिस्ट हैं, फार्मर एंड मूरे, इन्होंने मियासिस सेल डिवीजन टर्म दिया। मियासिस सेल डिवीजन जो टर्म आया, सबसे पहले किसने दिया? फार्मर एंड मूरे ने। तो ये बात दिमाग में रहना चाहिए। दूसरी चीज दिमाग में अपने ये रख लेना कि ये जो मियासिस सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन मुख्यतः अगर देखा जाए, एक आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि जैसे एक सेल है, मान लीजिए एक ये कोशिका है, और इस कोशिका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मान लीजिए कि 14 है। ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम की संख्या 14 है। अब ये जब मियासिस सेल डिवीजन होगा तो सबसे पहले होगा मियासिस फर्स्ट, ये ध्यान रखना। मियासिस फर्स्ट जब होगा तो इससे कोशिकाएं जो सेल्स बनेगी, ये 2 सेल बनेगी। एक सेल ये बन गई, दूसरी ये बन गई। ये 2 कोशिकाएं बनी। इन कोशिकाओं में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ये कोशिका थी डिप्लॉयड 2n, डिप्लॉयड थी, तो ये कोशिकाएं हैप्लॉयड हो गई n, हाफ क्रोमोसोम हो गया, तो ये हैप्लॉयड कहलाएगी। यानी मियासिस जो फर्स्ट होगा, ये मियासिस फर्स्ट
हेटेरोटाइपिक डिवीजन होगा, HETEROTYPIC, हेटेरोटाइपिक डिवीजन होगा, यानी विषम प्रकार का विभाजन होगा। सम नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जा रही है। देन इसमें मियासिस सेकंड जो होगा, ध्यान रखेंगे, ये भी विभाजित होगी और ये भी विभाजित होगी। तो ये दोनों ही विभाजन ध्यान रखेंगे, ये कहलाएगा मियासिस सेकंड। और मियासिस सेकंड जब होगा, ये होमोटाइपिक होगा, होमोटाइपिक डिवीजन होगा, क्योंकि यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा, सेम माइटोसिस की तरह होगा। यहाँ इससे 1 से 2 कोशिका बनेगी, उसमें क्रोमोसोम की संख्या 7 ही होगी, 7 और ये भी 7। ये कोशिकाएं हैप्लॉइड होगी, यन। ये ध्यान रखेंगे, दिमाग में आपके ये पिक्चर बैठ जाए। डिटेल जब पढ़ेंगे तो देख रहे हैं हम लोग इसके पास कैसे होगा, पर ध्यान रखेंगे कोशिका है, मान लीजिए सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 है, 14 है क्रोमोसोम। ध्यान रखेंगे किसी भी जीव में 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, 2 सेट्स। अपना उदाहरण अगर ले लें ह्यूमन में, तो कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46, यानी 23 का एक सेट होगा, दूसरा सेट होगा 23 का, टोटल होंगे 46। हमारे अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम्स है, तो ये भी दिमाग में रहे कि जो 23 का एक सेट है वो हमको माता से अपने मिला है, मदर से, और दूसरा सेट जो है हमको फादर से मिला है। तो ये दिमाग में आपके बात रहे। और अगली जब जनरेशन को हम देंगे, गैमिट जब बनेगा, स्पर्म जाएगा, तो वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करना जरूरी है, क्योंकि वो 23 क्रोमोसोम ही जाएगा। और 23 क्रोमोसोम किससे आएगा? पार्टनर से मेरे, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, यानी माता से 23 तो 23 पिता से 46। अगर 46 ही चले जाते, सब तो त्रिविभाजन होता, तो तब क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 92, 92 पहुंच जाती। और 92 पहुंच जाती तो मानव नहीं रह जाता, वो फिर वो पता नहीं क्या बनता, दानव हो जाता। क्योंकि एक क्रोमोसोम की संख्या घटने बढ़ने से बहुत ज्यादा चेंजेज आ जाते हैं। एक क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम घटता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो सेक्स क्रोमोसोम तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से वो जो ताली बजाते चलते हैं, तो ऐसे चेंजेज आ जाते हैं, इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग विभाजन को अब देखेंगे कि कैसे विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले तो जानते हैं आपकी जो मियासिस सेल डिवीजन है या कोई भी विभाजन, उसमें कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होती है। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियन से आया, कैरियन माने न्यूक्लियस, काइनेसिस माने डिवीजन। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का विभाजन, कैरियोकाइनेसिस केंद्र का विभाजन। यहाँ केंद्र का विभाजन 2 बार होगा, तो इसमें होगा, ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत पहले आएगा आपका मियासिस फर्स्ट, जो हेटेरोटाइपिक होगा, पहले ही बताए हैं, हेटेरोटाइपिक। दूसरा होगा, ध्यान रखेंगे, मियासिस सेकेंड। ये कैसा होगा? होमोटाइपिक डिवीजन, सेम माइटोसिस सेल डिवीजन समझे। तो हेटेरोटाइपिक डिवीजन जो मियासिस सेल डिवीजन होगा, ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो फेजेज हैं कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत, पहले होगी प्रोफेज,
प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट बहुत ही लंबी अवस्था होती है, इसमें बहुत ढेर सारी सब फेजेज होती हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, PACHYTENI, पैकीटीन, डिप्लोटीन, then last डाइकाइनेसिस। ये ध्यान रखेंगे, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था काफी लंबी होती है मियासिस फर्स्ट की, इसीलिए तो फर्स्ट है तो सब में फर्स्ट लगा रहे हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट काफी लंबी है, देख रहे हैं, उसमें 5 जो है सब फेजेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट काफी लंबी, देन आएगी मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट, ये इसमें होगा। मियासिस सेकेंड जब होगा, इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें भी फर्स्ट अवस्था चलेंगे तो प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड, ऐसे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये सब याद कर लेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, कोई इधर ऊपर नीचे ना होने पाए, नहीं सब गलत हो जाएगा आपका। तो अब देखिए हम लोग चलेंगे, देखेंगे मियासिस फर्स्ट को, मिटा दे रहे हैं इसको। प्रोफेज फर्स्ट, इंटरफेज में क्या होता है आप जानते हैं पहले से ही कि कोशिका के तैयारी की अवस्था है, प्रिपरेशन है, फेज है, कोशिका तैयार होती है डिवीजन करने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, ध्यान रखेंगे कि डीएनए का कह लीजिए रिप्लिकेशन होता है, जो mRNA डिफरेंट टाइप है, mRNA, tRNA, RNA, इनका भी संश्लेषण होता है। इसके अलावा सेल्स के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो ग्रोथ करते हैं, वो डिवाइड होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं पहले ही, तब तो आगे केवल केंद्र का विभाजन होना है। तो ये सारी प्रक्रियाएं सेल डिवीजन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो प्रोटीन के रूप में कह लीजिए स्टोर हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं देखने के लिए, एक सेंट्रियोल होता है तो डिवाइड होकर 2 में बट जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो थी वहाँ वही होगी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मियासिस सेल डिवीजन अगर अध्ययन आपको करना है तो जान गए कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा, जनन भाग में। अगर एनिमल में होगा तो टेस्टिस और ओवरी में होगा। अगर प्लांट में होगा तो फ्लावर वाला भाग होगा। हम फ्लावर बर्ड लेकर के अध्ययन कर सकते हैं और एंथर को लेकर के उसको जो है हम डिवीजन की फेजेज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि मियासिस सेल डिवीजन किस प्रकार से होगा। एक हम एनिमल सेल को लेकर चलते हैं कि किस प्रकार से डिवीजन की प्रोसेस देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है। प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में ध्यान रखेंगे पहली अवस्था है लेप्टोटीन। प्रोफेज फर्स्ट का अक्सर एग्जाम में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है पूरा, चूंकि सेल डिवीजन मियासिस आता नहीं है, काफी लंबा हो जाता है। कॉलेज बीएससी वगैरह में आता है, वहां वाले बीएससी वाले पढ़ेंगे तो उसको तैयार करेंगे। यहाँ पर 12th और 11th में, खासतौर पर 11th के एनसीईआरटी के सिलेबस में है और
MP बोर्ड UP बोर्ड सब में है। यहाँ पर प्रोफेस फर्स्ट अवस्था आती है और क्रॉसिंग ओवर आता है, इस तरीके से पूछा जाता है, उनको तैयार करना है। तो यहाँ पर चलेंगे प्रोफेस फर्स्ट में, देखें जैसे एक सेल है, यहाँ पूरा कंप्लीट दोनों बातें लेके चलेंगे, उनको आपको ध्यान रखना है। ये एक सेल हो गई, इस सेल में ध्यान रखें ये न्यूक्लियस, सबसे पहले लेप्टोटीन अवस्था में क्या होता है, लेप्टोटीन अवस्था में ध्यान रखें, पहली बात तो जो थी कि ये सेंट्रियोल अगर एक है तो दो में बढ़ जाएंगे और अपने विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, ये गति करते हैं। ये इधर की ओर मूव करेगा, वो उधर, माइटोसिस पढ़े थे, देखे थे। न्यूक्लियोलस आकार में बड़ा हो जाता है काफी, न्यूक्लियोलस साइज में बढ़ेगा क्योंकि आगे इसको डिजेनरेट होना है, नष्ट होना है। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन थ्रेड थे, ये सिकुड़ते हैं, छोटे हो जाते हैं और टूट जाते हैं। ये क्रोमैटिन जो नेट है, क्रोमैटिन थ्रेड है, ये बना है, इसमें दोनों जो सेट क्रोमोसोम के थे ये आपस में मिलकर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये टूटेंगे, तो ध्यान रखेंगे, दिखा लें आप, यहाँ पर ज्यादा क्रोमोसोम लेके न चले, एक क्रोमोसोम जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, दिखा लीजिए, और दूसरा इसी तरीके से एक इसका जो होमोलॉगस ये कह लीजिए क्रोमोसोम है, ये प्रत्येक ध्यान रखेंगे जोड़े में एक, जैसे फर्स्ट क्रोमोसोम मेल का तो फर्स्ट क्रोमोसोम फीमेल का, ये पेयर बनाते हैं। सेकंड क्रोमोसोम मेल का तो सेकंड क्रोमोसोम फीमेल का मिलकर पेयर बनाते हैं, ये सेट्स होते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है, इसका ये सेट है तो इसका ये सेट है, ये लेप्टोटीन अवस्था कहलाएगी, लेप्टोटीन अवस्था। तो लेप्टोटीन अवस्था में ये जो समजात क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की ओर खींचते हैं, आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनको पेयर बनाना है। पेयर बनाने के लिए एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, आकृष्ट होते हैं, आते हैं। तो जैसे एक क्रोमोसोम, यहाँ मैं अलग से भी लेके चलूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है, तो लीजिए ऐसे कर दे, अलग अलग दिखने लगे। तो दूसरा क्रोमोसोम ये है, ये समजात क्रोमोसोम है, ये इसका समजात है, होमोलॉगस है, ये एक दूसरे की ओर ये आकृष्ट होते, अवस्था होगी लेप्टोटीन। तो ये ध्यान रखेंगे, लेप्टोटीन अवस्था में एक दूसरे की ओर ये खींचते हैं, आकृष्ट होते हैं, और इसके बाद ये पूरी लंबाई में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यानी दूसरी जो अवस्था आएगी लेप्टोटीन के बाद, दूसरी अवस्था आएगी जाइगोटीन। कौन सी आएगी, जाइगोटीन। जाइगोटीन अवस्था में क्या होगा, ये समजात क्रोमोसोम एक दूसरे से पूरी लंबाई में क्या करते हैं, जुड़ जाएंगे। जैसे ये इसका समजात ये था, तो ये पूरी लंबाई में ये इसके बराबर में जुड़ जाएगा, पेयर बनाएगा, ये ऐसा, यानी इस तरीके से कह लीजिए। ये एक क्रोमोसोम ये है, थोड़ा ऊपर से लीजिए क्योंकि और बनाने रहेंगे। एक क्रोमोसोम ये था, तो दूसरा इसका जो समजात है, होमोलॉगस है, ये आकर पूरी लंबान में इसके साथ ही जुड़ जाएगा, ये ऐसा, ये होगा जाइगोटीन। जाइगोटीन अवस्था में ध्यान देना, बहुत ढेर सारे नीट के प्रश्न इसमें बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, ये जाइगोटीन अवस्था में याद रखना क्या हुआ, सिनेप्सिस की क्रिया हो गई, एक दूसरे से ये पूरा जुड़ते हैं और बाइवैलेंट बनाते हैं। तो ये सिनेप्सिस, सिनेप्स या सिनेप्सिस की प्रोसेस, सिनेप्स क्रिया वो कहलाएगी। और ये क्या बनाए हैं, एक दूसरे से जुड़ गए हैं, बाइवैलेंट। ये दोनों ही नीट के क्वेश्चन है, याद रखना। कहाँ बनते हैं, जाइगोटीन अवस्था में सिनेप्सिस की क्रिया होगी, होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे की ओर आकर खींचते हैं और एक दूसरे से पूरे लंबान में क्या होते हैं, लिपट जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेप्टोटीन अवस्था के में तो आकर्षित हुए लिपटने के लिए,
नाम ही से पता चल रहा है लिप्टोटीन, लिपटने के लिए हम होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे की ओर आए और पूरी लंबाई में अंत में क्या हो गए, लिपट गए, जुड़ गए। तो ये अवस्था जाइगोटीन, जाइगोटीन अवस्था में सिनेप्सिस की क्रिया हो गई, सिनेप्स और बाइवैलेंट, बाइवैलेंट मैंने दो का ये जोड़ा बना है पूरा लंबान में, ये दोनों ही इसके क्रिस्टल बन जाएंगे, ध्यान देना है। तो और ये जो न्यूक्लियोलस है आकार में बड़ा होता जा रहा है, लास्ट में डिजेनरेट करेंगे प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट में। ये प्रोफेज फर्स्ट चल रहा है, प्रोफेज फर्स्ट ये चल रहा है, उसकी अवस्था दूसरी अवस्था है, उसमें देखेंगे जाइगोटीन अवस्था। अब थर्ड स्टेप आएगी, ध्यान रखेंगे क्या, थर्ड स्टेप, इसको थोड़ा सा चित्र जब बनाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा इसको आगे खिसकाते जाएंगे, क्योंकि ये जो सेंट्रियोल हैं ये विपरीत ध्रुवों की ओर बराबर गति कर रहे हैं, ध्यान देना है आपको। ये जो सेंट्रियोल है, हमने यहाँ नाम बहुत लिखने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आप वीडियो सेकंड को देखें, इसका जो है पार्ट सेकंड, उसमें आपको सारे नाम क्लियर सब लिखे हुए हैं, समय कम रहता है इसलिए इसको ध्यान देना। अब थर्ड स्टेप आएगी इसके बाद में, जाइगोटीन के बाद में पैकीटीन, पैकीटीन अवस्था स्टेप। पैकीटीन अवस्था में क्या होगा, ये ध्यान रखेंगे, ये जो आपका सेंट्रियोल है इसको और आगे बढ़ा लीजिए, ये पहुंच रहा अपने विपरीत ध्रुवों की ओर। ये न्यूक्लियोलस डिजॉल्व होने लगा है धीरे धीरे, आकार में बड़ा होकर के नष्ट हो रहा है। न्यूक्लियोलस है, पता है सबको क्या है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस है, ये गायब होगा। और ये यहाँ पर टेट्रावैलेंट, क्या बनाएंगे यहाँ, बाइवैलेंट की जगह पर टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट बनाते हैं, यानी ये चार का पेयर। ये लंबान में पूरे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड फट जाते हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से बनता है, आप जानते हैं, ये लंबान में फटेंगे, ये भी लंबान में फट जाएगा। यानी ये जब लंबान में फटेंगे तो ये सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर कह लीजिए, जिससे जुड़े हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से बनता है, तो ये क्रोमैटिड लंबान में कह लीजिए फट गई, 4 का ये पैच बना, यानी ये टेट्रावैलेंट हो गए। ये ऐसा, ये एक था, इसलिए मैं अलग से भी चित्र बना रहा हूँ, आपको समझ में आता जाए। ये 2 के पूरे उसमें फट गए। और इसका जो होमोलॉगस है ये अवस्था कहलाएगी पैकीटीन, पैकीटीन अवस्था। अब इसके बाद में ध्यान रखेंगे टेट्रावैलेंट बनाते हैं, और इनमें फिर ध्यान रखेंगे क्या करेंगे, ये टर्मिनेलाइजेशन, विकर्षण इनमें उत्पन्न होता है, एक दूसरे से ये दूर भागेंगे, इनके क्रोमैटिड जो है खिंचाव, चिमटे जैसी संरचना। पैकीटीन के बाद अवस्था वो होगी डिप्लोटीन, कौन सी अवस्था होगी, डिप्लोटीन अवस्था। डिप्लोटीन अवस्था में क्या होगा, डिप्लोटीन अवस्था जब आएगी, सेंट्रियोल और विपरीत ध्रुवों की ओर, न्यूक्लियोलस धीरे धीरे गायब। ये जो उसके क्रोमैटिड हैं जो बनाए थे आप, यहाँ पर क्रोमोसोम जो लंबान में फटे हैं, इनको देख लीजिए क्या होगा इनमें, ये एक दूसरे से दूर ऐसे होने लगते हैं। ये ऐसे ही इनको भी दिखा लीजिए, ये थे। तो यहाँ पर दूसरा जो क्रोमोसोम है ये इसको क्रॉस कर जाता है, क्रोमैटिड उसका, ये क्रोमैटिड क्रॉस करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ये क्रोमैटिड इसको क्या करेगा, क्रॉस कर देगा। जहां ये क्रॉस करते हैं उस स्थान को काइज़मा बोलते हैं। देखिए ऐसे देख लें, डिप्लोटीन अवस्था में जैसे ये क्रोमोसोम है, ये इसके क्रोमैटिड, ये बताया गया कि ये फैलने लगते हैं दूसरे से, ये
थोड़ा और ले लीजिए, दूर करिए, ये एक दूसरे से ये फैलने लगते हैं, दूर जाएंगे। दूसरा क्रोमोसोम, दूसरा यहाँ पर देखें, ये सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं क्रोमैटिड, बता रहे हैं क्लियर, ये क्रॉस कर जाते हैं, इसको ध्यान रखना। एक को दिखा दीजिए, ये बाहर ही है, दूसरे का सिरा ये क्रॉस कर गया, देख रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस किया। जिस स्थान पर ये क्रॉस करता है, यहाँ क्रॉस किया है, ये कहलाता है काइज़मा। काइज़मा, यहीं पर क्रोमोसोम के क्रोमैटिड अपने पार्ट बदलते हैं। यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहलाई। क्या हुआ यहाँ डिप्लोटीन अवस्था में, डिप्लोटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही है, यहाँ काइज़मा बन रहा है। यहाँ क्रोमैटिड देख रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जिस स्थान पर ये क्रॉस करते हैं उसे बोलते हैं काइज़मा, और ये प्रोसेस कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। पूछ लेता क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, तो आपको बताना पड़ेगा मियासिस सेल डिवीजन की फर्स्ट अवस्था स्टेज की सब स्टेज उप अवस्था डिप्लोटीन में समजात क्रोमोसोम यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये जिस स्थान पर क्रॉस करते हैं उसे काइज़मा कहते हैं, और साइंटिस्टों का ये मानना है कि इसी स्थान पर ये क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड अपने पार्ट एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। तो क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर क्रोमोसोम देख रहे हैं आप, पूरा उसका उसमें जाएगा, पार्ट इस पर चला जाएगा, तो ये चेंज करते हैं, डिप्लोटीन अवस्था होगी। तो यहाँ एक दूसरे को क्रॉस किया है, यहाँ भी काइज़मा बना है, काइज़मा का निर्माण हुआ। देन ये डिप्लोटीन के बाद अगली अवस्था आएगी, ध्यान रखेंगे, डाइकाइनेसिस। अगली अवस्था आ जाएगी डाइकाइनेसिस। ये अब एक दूसरे से, ध्यान रखेंगे, अलग होंगे, क्रॉसिंग करें, पार्ट चेंज करेंगे। पार्ट चेंज करने का मतलब यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, अगली अवस्था डिप्लोटीन के बाद जो डाइकाइनेसिस की अवस्था होगी, ये अपने पार्ट बदलेंगे। ये चित्र बाद में, पहले ये देख लें कि अपने क्या करेंगे, पार्ट। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये पार्ट बदल करके, जैसे एक है इसका, ये एक पार्ट तो इधर था वैसे ही बना रहेगा, ये दूसरे का हाफ यहाँ तक आया, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, ये जाएंगे साथ में, यानी इतना पार्ट इसका है, तो आगे का जो पार्ट है दूसरे क्रोमोसोम का आके ये जुड़ जाएगा, ये पार्ट। ऐसे ये वाला क्रोमोसोम, इसमें भी ये इतना दूर इसका होगा स्वयं का, तो अगले का ही पार्ट जो चेंज किया है ये आकर चेंज कर ले। ये प्रोसेस कहलाएगी डाइकाइनेसिस। मैंने अलग से इसीलिए बनाया है ताकि आपको प्रॉब्लम न हो समझने में। अब यहाँ ये पार्ट बदल लेंगे, तो यहाँ चित्र आपका पूर्णतः अब नया बना दे रहे हैं हम। ये देखिए, ये सेल है, और अब यहाँ पर डाइकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ दिखा लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे नष्ट हो गई है, ये सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए हैं। ये मान लीजिए सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए, स्पिंडल का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब गायब होगी तो स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल बनने लगा है, ध्यान रखेंगे। ये बनता हुआ दिखा रहे हैं कि बन रहा है। अब पहले ये क्रोमोसोम्स दिखा दें, क्योंकि ये अब क्या हो गए, ये यहाँ दिखा लीजिए कि इनके पार्ट चेंज हुए हैं। तो एक ये हुआ, ये और दूसरा क्रोमोसोम यहाँ था, तो ये और ये, इसके साथ उसका पार्ट आया इतना, ये इतना, ये पार्ट जुड़ा है, ये जुड़ा है। दूसरा क्रोमोसोम ये, इसके साथ पार्ट उसका जुड़ेगा, ये जुड़ा है, ये ऐसे ही यहाँ इसके साथ में, तो उसका पार्ट जोड़ देंगे,
सेम वही प्रक्रिया। ये रेड कलर से इसीलिए ग्रीन से लिए हैं, दिख रहा होगा आपको, या ध्यान देंगे, इससे समझेंगे तो विधिवत समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोलस को कंडीशन दिखा दीजिए कि लुप्त हो गया है, लगभग समाप्त हो गया, गायब हो जाता है अंत तक। डीजनरेट, न्यूक्लियोलस डीजनरेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो गया है उसका बनना। अब इसके बाद अवस्था जो दूसरी आएगी, ये इतना दूर तक ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था, इतना आपके एग्जाम में हमेशा जब पूछता है तो पूछता है। अब आगे इसके बाद या क्रॉसिंग ओवर को पूछ लेता है। अब आगे आएगी प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये कोशिका, अब एक डायग्राम में ही चलते रहेंगे हम लोग। ये सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए हैं और ये स्पिंडल बन रहा है, ये स्पिंडल बन गए हैं। क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस डीजनरेट, क्रोमोसोम बीचों बीच दोनों के पोल के, ये बीच सेंटर जैसे हुआ, तो यहाँ पर आकर ये लग जाते हैं। एक यहाँ है मान लीजिए, एक यहाँ है और इधर दिखा लिए और इधर दिखा लिए। अब वो कंडीशन अगर दिखाना हो तो वही पार्ट उसके हाफ जो वो दिखा रहे थे आप, इधर इतना आके वो जुड़ा हुआ है, इधर उसका ये जुड़ा है, तो कलर लेके चलने में थोड़ा आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। अब वही शेष प्रक्रिया होनी है, इसलिए बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेटाफेज में क्या होता है, ये मिडिल में, मध्य में आकर सेंटर, दोनों सेंट्रियोल के बीचों बीच आकर के ये अटैच हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होता है, जैसे एक क्रोमोसोम हुआ, ये 2 क्रोमैटिड से बनता है, क्रोमैटिड है और ये क्रोमैटिड है, ये क्या है, क्रोमैटिड। तो ये अब यहाँ पर सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, तो इसी सेंट्रोमियर से ही स्पिंडल जुड़ेगा। जो स्पिंडल जुड़ रहा है, स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल जो है, ध्यान रखेंगे, फाइबर जो जुड़ेगा, ये कहाँ से जुड़ेगा, सेंट्रोमियर से जुड़ता है, इससे नहीं जुड़ता है, ध्यान रखेंगे, क्रोमैटिड से। तो ये जुड़े हुए हैं इससे। अब ये अवस्था कौन है, मेटाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट अगर देखेंगे, एनाफेज फर्स्ट अवस्था में क्या होगा, ये विपरीत ध्रुवों पर सेंट्रियोल पहले ही पहुंचे हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुका है, देख रहे हैं, ये खींचते हैं स्पिंडल्स को, ये अपनी ओर ये खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, ये सेंट्रियोल खींचेंगे। जब खींचेंगे तो ये इधर के ये हुए, ये इधर, तो ये क्रोमोसोम्स फटकर लंबान में एक पार्ट इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये ऐसे इधर इसी तरीके से बट गए हाफ, पूरे लंबान में ये बट गए। ये अवस्था होगी कौन सी, एनाफेज। और एनाफेज के बाद में फिर लास्ट अवस्था है आपकी कौन, एनाफेज, ये फर्स्ट है, ध्यान देना, एनाफेज फर्स्ट लगाते रहेंगे। इसके बाद अवस्था आ जाएगी टीलोफेज। एनाफेज फर्स्ट के बाद क्या आएगी, टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, इसमें ध्यान रखना है आपको, ये कोशिका, अब इसके सेंट्रियोल यहाँ है, स्पिंडल गायब हो जाएगा पूरी तरह से, तो उसके क्रोमैटिन आकर फिर थ्राइड ऐसे बना लेंगे ये, और न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाएगा,
ये सेल के अंदर न्यूक्लियोलस बन गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। तो एक कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियाई, दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। ये टीलोफेज तक इस तरीके से होगा। अंत में ये कोशिका आप जानते हैं कि दो भागों में विभाजित हो जाएगी। अंत में साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी तो ये कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी? दो कोशिकाएं बन जाएगी। आगे की कहानी आपको सब मालूम है, अब आगे का चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आगे के लिए हम मियासिस सेकेंड को नहीं पढ़ाएंगे। वो पूरी तरह से माइटोसिस सेल डिवीजन ही, इसलिए आपको उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इन सेल्स में, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुका है, ध्यान रखना है, अप्लाइड हो गई। अब इनमें आगे मियासिस सेकेंड चलेगा, इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, यानी होमोटाइपिक डिवीजन चलेगा। इनमें क्या चलेगा बताया था कि मियासिस सेकेंड होमोटाइपिक डिवीजन, तो इससे 1 से 2 बनेगी, इससे 1 से 2 बनेगी, टोटल समसूत्री विभाजन है, इसलिए उसको आप आगे अपने से करने का प्रयास करेंगे। मियासिस सेल डिवीजन ध्यान रखेंगे, क्रोमोसोम की संख्या को हाफ करता है, उसका सिग्निफिकेंस देखें। अगर मियासिस सेल डिवीजन के द्वारा जनन की क्रिया होती है, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या में स्थिरता बनी रहती है, नहीं तो क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो जाएगी। एक कह लीजिए कि पेरेंटल पीढ़ी से जब आप स्प्रिंग F1 जनरेशन में जाएंगे तो क्रोमोसोम दूना, अगले में जाएंगे तो उसका 4 गुना, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो क्रोमोसोम की संख्या फिक्स रहे, स्थिर रहे, इसलिए मियासिस सेल डिवीजन होना जरूरी है। दूसरी बात, मियासिस सेल डिवीजन के द्वारा देखते हैं गैमेट फॉर्मेशन होता है, वही गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं उनमें जाइगोटिक डिवीजन भी होता है, यानी हैप्लॉइड जो जीव होते हैं उनमें जब जाइगोट बनता है तो जनरेशन को सही चलाने के लिए उनमें फिर कैसा होता है मियासिस सेल डिवीजन। यानी मियासिस सेल डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन के लिए भी होता है उच्च श्रेणी में, और निम्न श्रेणी में जब वो जाइगोट बनते हैं गैमेट मिल करके, तो जाइगोट में विभाजन मियासिस होता है हैप्लॉइड करने के लिए। ये मियासिस सेल डिवीजन के द्वारा ध्यान रखेंगे जैव विकास में, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है जैव विकास, क्योंकि एक कह लीजिए कि जीव का, ऑर्गेनिज्म का जो क्रोमोसोम है फिर दूसरे का जब मिलता है, जाता है क्रोमोसोम्स, तो वहाँ पर वेरिएशंस कह लीजिए आते हैं, म्यूटेशंस हो सकते हैं, उनमें नए नए कैरेक्टर्स कह लीजिए कि ओरिजिनेट होंगे, उत्पन्न होंगे, नए लक्षणों की अभिव्यक्ति होगी। ऐसे समझ लें कि जैसे हम लोगों के अंदर जो क्रोमोसोम आए हैं तो अपने मम्मी और डैडी से आए हैं, तो हम पूरी तरह से न तो मम्मी के समान हैं न पूरी तरह से डैडी के समान हैं, दोनों के ही कैरेक्टर आए हैं, बट हम दोनों से ही डिफर हैं। दोनों से कुछ कैरेक्टर में सिमिलरिटी है बट कुछ डिफरेंस आ गए। तो बदलते हुए कह लीजिए जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसके प्रति एडाप्टेशन ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है, बदलते हुए वातावरण के प्रति अनुकूलन पैदा होता है, तो जिससे सरवाइव करने में काफ़ी लाभ मिलता है। तो इस तरीके से मियासिस सेल डिवीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसी तरीके से आप डिफरेंस कर लेंगे किसमें, दूसरी वीडियो हमको न बनानी पड़े इसलिए आप इसको अपने से करेंगे। मियासिस और माइटोसिस में अंतर कर लेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन में और मियासिस में आप अंतर कर लीजिएगा, बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ होता है माइटोसिस? वेजिटेटिव सेल्स में। ये कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में। आपको ध्यान है रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा। ये कहाँ होगा? ये सोमैटिक वेजिटेटिव, जो भी कहें, वेजिटेटिव भी कह सकते हैं, पार्ट में, प्लांट एनिमल के इसमें वन पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है? वन पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है? टू डॉटर सेल बनती है। आपको मालूम है
यहाँ 1 पेरेंट सेल से कितनी बनती है, 4 डॉटर सेल बनती है। हमको ये लिखने की जरूरत न पड़े, आप सब पढ़े हैं। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, हाफ। यहाँ हाफ नहीं होता सर, माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, जो पेरेंट सेल्स में होती है डॉटर सेल में वही होती है, कोई चेंजेज नहीं होता। बट मियासिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, हाफ हो जाती है। पेरेंट सेल से क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। यहाँ पर सिनेप्सिस की क्रिया नहीं होती है, यहाँ सिनेप्सिस की क्रिया होती है। यहाँ बाईवैलेंट टेट्रावैलेंट नहीं बनते, यहाँ बाईवैलेंट टेट्रावैलेंट बनते हैं। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ प्रोफेज फर्स्ट अवस्था बहुत छोटी होती है, देखते हैं। यहाँ प्रोफेज फर्स्ट अवस्था बहुत लंबी होती है, यहाँ तो केवल प्रोफेज वर है, प्रोफेज फर्स्ट बहुत लंबी होती है। उसमें कई उपावस्थाएं हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारी की सारी ध्यान रखेंगे, इसमें उपावस्थाएं होती हैं। तो ये आप डिफरेंस जो बहुत ढेर सारा है, ये विभाजन ग्रोथ के लिए जरूरी है, ये जनन होता है इससे। तो ये सारी चीजें आप जो है ध्यान रखें। इसमें लक्षण नहीं बदलेंगे, इसमें देखेंगे कि जो सेल्स डॉटर सेल्स बनेगी उनमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आप इसको बहुत कायदे से कर लेंगे। ऐसे ही प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस भी कर लेना है, क्या डिफरेंसेस थे, मोटी मोटा आपको दिमाग में आ रहा होगा। उसके साइटोकाइनेसिस में, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, सेल प्लेट द्वारा, एनिमल में सेल फ्लो द्वारा। प्लांट सेल में देखे थे सेंट्रियोल नहीं था, एनिमल सेल में सेंट्रियोल था। तो दोनों के डिवीजन में भी काफी डिफरेंस है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, वो भी करना है। तो ये इस तरीके से बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, इनको आपको करना है। मियासिस सेल डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन में डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में। उसका माइटोसिस सेल डिवीजन का पूरा एक्सप्लेनेशन वर्णन पूछ देता है आपके एग्जाम में। प्रोफेज फर्स्ट अवस्था पूछ देता है आपको एग्जाम में। क्रॉसिंग ओवर क्रिया क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, पूछ देता है एग्जाम में। तो इन प्रश्नों को भली भांति आप तैयार करेंगे। सेल साइकिल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है। इसमें बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, उनको पढ़ेंगे, देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा सेल साइकिल एंड सेल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके 3 पार्ट बने हुए हैं, तीनों पार्ट को आप भली भांति स्टडी करें और कहीं प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।